चलिए, तो आज हम लोग विज्ञान में नेक्स्ट जो चैप्टर है दहन और ज्वाला, उससे जो आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो बनेंगे, प्रश्न आएंगे, उसको हम लोग उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तुम लोग पाठ पढ़ चुके हो, पढ़ाई हो चुकी है। तुम लोग दहन किसको कहते हैं, ज्वाला क्या है ना। उसके बाद दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या है, ईंधन, अग्निशामन, ये सारी चीज़ों के बारे में तुम लोग पढ़ चुके हो। दहन और ज्वाला जो तुम्हारा पाठ है, उसमें से पहला प्रश्न क्या होगा उसको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अदहनशील वस्तु है। तो देखो, चैप्टर के फर्स्ट में ही तुम लोग पढ़े होंगे दहनशील वस्तु और अदहनशील वस्तु क्या होता है। ठीक है, तो दहनशील वस्तु किसको कहते हैं पता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अदहनशील वस्तु है। ठीक है, विकल्प है कपड़ा, कागज, कांच और लकड़ी। ठीक है, क्या जवाब होगा? कांच। ठीक, तो कांच इसका सही उत्तर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कांच को हम जला नहीं सकते। ठीक है, इसलिए ये दहनशील वस्तु नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, दहन के लिए आवश्यक गैस है। किस गैस की उपस्थिति में दहन होता है, उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दहन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। पहला विकल्प है नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या है? ऑक्सीजन। सही जवाब है ना, क्योंकि दहन के लिए वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से क्या दहन के लिए आवश्यक नहीं है। ध्यान रखना, निम्नलिखित में से क्या दहन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। पहला विकल्प है वायु, दूसरा है दहनशील पदार्थ, तीसरा है ज्वलन ताप और चौथा है प्रकाश। इधर से बताओ क्या ऑप्शन होगा इसमें, किस चीज की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश। वेरी गुड, है ना। इसका उत्तर क्या होगा? देखो, दहन के लिए सबसे पहले तो वायु की उपस्थिति चाहिए, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन गैस होती है। क्लियर है। दूसरा है दहनशील पदार्थ, वो दहन की प्रक्रिया तभी होगी जब वो वस्तु जिसको हमको जलाना है वो दहनशील होना चाहिए। ठीक है ना, अगर हम कांच को जलाना चाहेंगे तो क्या दहन की प्रक्रिया होगी? नहीं होगी। तीसरा है ज्वलन ताप, जिसको तुम लोग जानते हो, जिस तापमान पर कोई वस्तु जलने लगता है उसी तापमान को ही क्या कहते हैं हम लोग? ज्वलन ताप कहते हैं। तो वो वस्तु जिसको हम जलाएंगे वो उस तापमान तक पहुंचेगा, तभी तो वो दहन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो ज्वलन ताप भी जरूरी है। लेकिन प्रकाश की आवश्यकता दहन में नहीं है, क्योंकि हम किसी भी वस्तु को अंधेरे में भी जला सकते हैं और प्रकाश में भी जला सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, उच्च ऊष्मा, प्रकाश एवं आवाज के साथ जलना कहलाता है। कोई वस्तु जब उच्च ऊष्मा मतलब बहुत ज्यादा गर्मी के साथ, प्रकाश के साथ और आवाज के साथ जब जलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग। विकल्प दिया गया है, पहला तीव्र दहन, दूसरा है मंद दहन, तीसरा है विस्फोट और चौथा है ज्वाला। चलो बताओ क्या होगा उत्तर? विस्फोट। वेरी गुड। विस्फोट किसको कहते हैं? जैसे पटाखा या तुम दिवाली के दिनों में जो तुम लोग बम जलाते हो, तो वो क्या है? एक तरह का विस्फोट का उदाहरण है। ज्वलन वहां भी होता है, लेकिन किस तरह का जलन होता है? वहां पर एक उच्च ऊष्मा भी निकलता है, उसके बाद उजाला भी हो जाता है, प्रकाश भी निकलता है, और जब वो ज्वलन होता है तब क्या होता है? आवाज भी होती है। ठीक है ना, उसमें आवाज भी होती है। तो जब उच्च ऊष्मा, प्रकाश और आवाज के साथ कोई वस्तु जलता है तो उसको विस्फोट कहते हैं। क्लियर है। अब पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक अग्निशामक गैस है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस, इसको हम संकेत में लिखे हैं, एक अग्निशामक गैस कहलाता है। पहला है CO2, दूसरा है H2O, तीसरा है O2 और चौथा है N2। ठीक है, इधर से जवाब देंगे। क्या हाथ नहीं खड़े कर रहे हो तुम लोग, क्या बात है? चलो नेहा बताओ। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग पढ़े हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एक अग्निशामक गैस है, और एक अच्छी अग्निशामक गैस है, वो आग को बुझाने का काम करता है। क्लियर है? ठीक।
तो हम लोग आगे देखें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन एक उत्कृष्ट ईंधन का उदाहरण है? उत्कृष्ट का मतलब होता है अच्छा, है ना, बहुत अच्छा। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो एक ईंधन है वो एक बहुत अच्छा ईंधन का उदाहरण है? विकल्प देखेंगे, कोयला, केरोसिन, लकड़ी और एलपीजी। एलपीजी समझते हो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है संदीप, जोर से बोलो। एलपीजी सही जवाब है ना। देखो, एलपीजी एक आदर्श या फिर एक उत्कृष्ट ईंधन है, बहुत अच्छा ईंधन है। क्यों? क्योंकि यह एक उच्च ऊष्मा प्रदान करता है, उपयोग करने में इसका उपयोग करना आसान है, सहूलियत भरा है, और तीसरी चीज है कि इससे वायु में प्रदूषण भी कम होता है। ठीक है, धुआं कम आता है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से क्या एक आदर्श ईंधन के गुण हैं? आपके पाठ्य पुस्तक में आदर्श ईंधन की विशेषताएं बताई गई हैं, तो उन्हीं के आधार पर यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या एक आदर्श ईंधन के गुण हैं? पहला विकल्प है उच्च ऊष्मा, सस्ता व सुगम, कम प्रदूषक, और चौथा विकल्प है ये सभी। मतलब एक आदर्श ईंधन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? क्या उसको उच्च ऊष्मा देना चाहिए, हाँ या ना? सस्ता व सुगम होना चाहिए उसको, हाँ या ना? कम प्रदूषक होना चाहिए, हाँ या ना? या फिर ये सारे गुण होने चाहिए? जी ये सभी। क्या होगा उत्तर? ये सभी। ये तीनों ही जो विशेषताएं दी गई हैं ये सभी एक आदर्श ईंधन की विशेषताएं हैं। ये तो तीनों ही विकल्प सही हैं, मतलब इसका आंसर होगा ये सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम मात्रा को जलाने पर, पूर्णतः जलाने पर जितना ऊष्मा प्राप्त होता है, जो ऊष्मा प्राप्त होता है उसे कहते हैं। पहला विकल्प है उष्णन, दूसरा है उष्मीयमान, तीसरा है ज्वलन ताप, और चौथा है आदर्श ताप। देखो ये क्या कह रहा है उसको समझना है। समझ में आ रहा है प्रश्न? कोई भी ईंधन है उसका 1 किलोग्राम मात्रा हम लेते हैं और उसको हम पूर्णतः जलाते हैं। जलाने के बाद जितनी ऊर्जा या ऊष्मा के रूप में ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है उसकी हम उसका मापन करते हैं। तो जितनी ऊष्मा हमें प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उष्णन, उष्मीयमान, ज्वलन ताप या आदर्श ताप? क्या होगा? उत्तर है उष्मीयमान। ठीक है, सही उत्तर क्या है इसका? उष्मीयमान। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, अगला प्रश्न, विश्व उष्णन जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, ठीक है अंग्रेजी में, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक प्रमुख कारक गैस है। कौन सा गैस विश्व में तापमान को बढ़ाने के लिए जिम्मेवार गैस है? पहला विकल्प है इसका हाइड्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, और चौथा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कौन उत्तर देंगे? नाइट्रोजन। सभी जवाब गलत हैं। CO2 को क्यों बोल रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है? इस पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसा आवरण का निर्माण करता है जो क्या करता है कि तापमान को, अधिकतम तापमान को वो सोख लेता है और वो पुनः पृथ्वी पर इस तापमान को बनाए रखता है या वापस लौटाता है। इस क्रिया में क्या होता है कि पृथ्वी और इसके आसपास का वायुमंडल गर्म होता चला जाता है। यही घटना को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल मतलब दुनिया का गर्म होना, पृथ्वी का गर्म होना। तो क्यों गर्म होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आवरण पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण का निर्माण करता है, और इसकी विशेषता ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस सूर्य के अधिकतम तापमान को ये सोख लेता है और पुनः पृथ्वी के वायुमंडल में लौटा देता है, बनाए रखता है, जिसके कारण पृथ्वी और उसके चारों ओर का जो वायुमंडल है वो क्या होगा? गर्म होता चला जाएगा। इस घटना को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन। तो इसके लिए जिम्मेवार गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछ सकता है। अगला प्रश्न है
एसिड रेन इंग्लिश में इसको कहते हैं, अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा कारक गैस है? अम्लीय वर्षा के लिए कौन सा गैस कारक गैस है? ठीक है, पता है? अम्लीय वर्षा का जिक्र है तुम्हारे पाठ में, लेकिन कारक गैस क्या है इसका हमको जानना है। क्या होगा उत्तर इसका? SO2। वेरी गुड। सल्फर डाइऑक्साइड इसको कहते हैं, पहला ही विकल्प है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, वो जल के साथ मिल करके एक सल्फ्यूरिक अम्ल है ना की प्रकृति बनाता है, जिसमें वर्षा के जल में एक अम्लीय प्रकृति बन जाती है और वो जल एक एसिड की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा होने से आसपास के घर, पेड़ पौधे, फसल और कुछ महत्वपूर्ण इमारत या बिल्डिंग पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। फसल नष्ट हो जाते हैं, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगर ये वर्षा लगातार हमारी त्वचा पर पड़े, जीव जंतुओं पर पड़े, तो उसमें अलग अलग प्रकार के चर्म रोग होने की संभावना हो सकती है। और जैसे दूसरे जो महत्वपूर्ण इमारत हैं उसकी भी दीवारें खराब हो सकती है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा का प्रभाव बुरा होता है वातावरण में। ठीक है, तो यही कुछ प्रश्न हैं जो इस चैप्टर में महत्वपूर्ण हैं। अभी तक हम लोग 10 प्रश्नों की चर्चा हमने की और ये 10 प्रश्न इस पाठ से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप सभी इसको तैयार करके ही परीक्षा में जाएं। ठीक है, थैंक यू।